इसके साथ ही सीधा जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। और इसी प्रकार हमारे आज मंत्रिमंडल ने जो यूपीएस के संबंध में केंद्र सरकार के निर्णय वन टाइम वन वे स्विच सुविधा को राज्य में लागू करने की मंजूरी ये प्रदान मंत्रिमंडल द्वारा की गई है। इसके तहत हमारे यूपीएससी का विकल्प चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी एक बार यूपीएस से हरियाणा नई पेंशन योजना एनपीएस में स्विच कर सकेंगे। आज ये निर्णय लिया गया है। कर्मचारी किसी भी समय स्विच सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पूर्व तक ही इसका लाभ लिया जा सकेगा। निर्धारित समय सीमा में स्विच न करने पर कर्मचारी डिफॉल्ट रूप में यूपीएस में ही बना रहेगा। दंड स्वरूप सेवा से हटाए गए या बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। आज मंत्रिमंडल ने जो अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर के बड़ा फैसला वो लेते हुए इन कॉलोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी है। जो हमारी औद्योगिक कॉलोनियां हैं, कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ भूमि पर स्थित हैं, वे सामूहिक रूप से पोर्टल पर आवेदन करके इस नीति का लाभ ले सकेंगे। 3 अक्टूबर 2025 से पहले बनी ऐसी अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियां नियमितीकरण के लिए पात्र होंगी। इनमें सड़क, पानी, बिजली, अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित होंगी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। शोर से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव प्रचार अभियान से डर गई है, घबरा गई है। जैसे पंजाब में हमारे लीडर्स के ऊपर ईडी का अभियान शुरू किया, वैसे ही गोवा के अंदर भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर इन्होंने ईडी का अभियान शुरू कर दिया है, क्योंकि गोवा के अंदर भी आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने की तैयारी कर रही है। लोगों के बीच जाकर के गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक्सपोज कर रही है और लोगों का मन धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ रहा है। ये एक पैरामीटर भी, एक लिटमस टेस्ट भी है। जिस भी राज्य में हमारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई के हमले शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए कि वहां के लोगों ने आम आदमी पार्टी को पसंद करना शुरू कर दिया है और वहां पर तुरंत ईडी और सीबीआई को भेजा जाता है कि हमसे पॉलिटिकली नहीं संभल रहा है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमसे पॉलिटिकली नहीं संभल रहा है, तुम जाके किसी तरीके से ईडी और सीबीआई तुम इस मामले को संभालो। किसी भी पुराने केस में किसी को भी गिरफ्तार करके कुछ भी इल्जाम लगा देना और उनको बदनाम करने का प्रयास करना, ये ईडी का मॉडस ऑपरेंडी हो गया। और कोई क्रेडिबिलिटी, आप सोचिए ईडी को क्यों बनाया गया था। ईडी को बनाया गया था कि ड्रग मनी को पकड़ा जा सके। ईडी को बनाया गया था कि आतंकवाद में जो पैसा लगता है उसको पकड़ा जा सके। और ईडी आज के दिन में क्या कर रही है, ड्रग मनी और टेरर मनी को छोड़ के बाकी सारे राजनीतिक काम ईडी और सीबीआई आज के दिन में कर रहे हैं। क्या ईडी का काम यह था? क्या ईडी का कानून, पीएमएलए का कानून इतना सख्त इसलिए बनाया गया था कि पार्टियां तोड़ी जा सकें, दूसरी पार्टी के लीडर्स को बीजेपी में शामिल कराया जा सके? क्या इसलिए ईडी को इतने मजबूत लॉज दिए गए थे, इतने मजबूत हथियार दिए गए थे कि वो दूसरी पार्टी के लीडर्स के ऊपर हमला करके उनको बीजेपी में शामिल करा सके? अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी का नकाब तो कब का उतर चुका है। अब वो एक नई विंग
क्यों नहीं अनाउंस कर देती भारतीय जनता पार्टी, जिसको सार्वजनिक तौर पर यही कह के नया कानून लाया जाए कि दूसरी पार्टी के लीडर्स को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का काम करेगी ये एजेंसी। क्यों ईडी की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हो चुकी है क्रेडिबिलिटी ईडी की खत्म। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगातार टारगेट किया जाता है। हमारा तो सवाल यह भी है कि अगर देश भर में कांग्रेस ये दावा करती है कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, गोवा में भी कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि वो ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी की, वो टक्कर देते हैं वहां पर, तो इनके नेताओं के यहां रेड क्यों नहीं होती? पंजाब में भी ये दावा करते हैं कि हम बहुत मजबूत पार्टी है कांग्रेस वाले, तो इनके नेताओं के यहां रेड क्यों नहीं होती? क्योंकि कांग्रेस के जिस नेता को फोन करके ये कह देते हैं बीजेपी वाले कि आपके यहां रेड करा देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को राजी हो जाता है। और आम आदमी पार्टी के लीडर्स, चाहे वो संजीव अरोड़ा जी हो, आज उनका एक ऐसा वीडियो आप सब लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। खुद को हिंदुओं की पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे एक हिंदू बिजनेसमैन अरोड़ा परिवार को तड़पा रही है, प्रताड़ित कर रही है, उस वीडियो में साफ नजर आता है। किस तरह से परिवार के लोगों को उस वीडियो में बिल्कुल तड़पते हुए, रोते हुए देखा जा सकता है। वो साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को न किसी धर्म से मतलब है, न किसी जाति से मतलब है, न आम लोगों से मतलब है, न बिजनेस कम्युनिटी से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। जिस तरह से सिंगला जी के यहां पर रेड हुई, उनको गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से संजीव अरोड़ा जी को प्रताड़ित किया जा रहा है और जिस तरह से बाकी बिजनेस परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो साफ तौर पर यह दिखाता है कि मोदी सरकार सिर्फ अपने कुछ मित्र बिजनेसमैन की सहयोगी पार्टी बनकर के रह गई है, और बाकी कोई भी अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है बिजनेस फैमिली से, तो उन सभी को प्रताड़ित करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। हमारा साफ तौर पे बीजेपी से और मोदी जी से ये कहना है कि अगर आप में हिम्मत है और अगर आपको लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी आज भी बची हुई है जमीन पर, तो राजनीतिक तौर पर मुकाबला कीजिए, वोट के जरिए सीधे तौर पर मुकाबला कीजिए आम आदमी पार्टी का। कहीं टिक नहीं पाएंगे। और ईडी और सीबीआई की धमकियां देना बंद कीजिए। ईडी और सीबीआई से हमारे लोग डरने वाले नहीं है। एक नया पैरामीटर सेट हुआ है, जिसके यहां भी ईडी और सीबीआई जाए वो करप्ट नहीं है। जिसके यहां भी ईडी और सीबीआई जाए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह बस्तर स्थित नेतानार दौरे पर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद ये उनका पहला दौरा रहा है। इस दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में अपना पहला संबोधन दिया। अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत सभी भाइयों को नमस्कार जोहार कहकर की और इसे ऐतिहासिक दिन बताया। इस दौरान अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लगभग 90,000 करोड़ रुपया इनकम होता है। 1,36,000 करोड़ अमूल का टर्नओवर है, उसमें से 90,000 करोड़ रुपया वो बहनों के पास वापिस आता है। यहां पर पानी भी है, हरियाली भी। पशुपालन की विधा अगर यहां आ जाती तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और ये विकास की शुरुआत मुझे आनंद है कि हमारी आदिवासी बहनें करें। 1-1.5 साल छत्तीसगढ़ सरकार अहर्निश मेहनत कर एक कैंपों को, सुरक्षा कैंप को सेवा कैंप में बदलने के लिए मेहनत करेगी। और भारत सरकार भी हर प्रकार की सुविधाएं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए देने के लिए तैयार है। सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आग्रह रखा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया। लगभग 90,000 करोड़ रुपए
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। सड़कें चलने के लिए हैं, तमाशे के लिए नहीं। सड़कों पर नमाज नहीं होती है। कानून सबके लिए बराबर है। सड़क रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये सभी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। नमाज पढ़ने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बात कही है। पहले समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो कार्रवाई होगी। सार्वजनिक सड़कों पर अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। किसी को सड़क रोकने का अधिकार नहीं है। सड़क पर धार्मिक गतिविधियों से जाम, इस पर सरकार का रुख सख्त। कहीं ना कहीं बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का नमाज पढ़ने को लेकर, सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि पहले समझाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो पूरी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारे साथ संवाददाता पुनीत मोहन जुड़े हैं। क्या कुछ कहना है वो सब बताएंगे। सड़कें चलने के लिए नहीं है। क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है। आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। लोग मुझसे पूछते है तो आपने सुना किस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा बयान सभा को संबोधित करते हुए दिया है कि सड़कें चलने के लिए हैं, तमाशे करने के लिए नहीं है। इसी पर हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता पुनीत मोहन जुड़ चुके हैं। पुनीत, इस बयान को कई नजरों से देखा जा रहा है। मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कुछ बयानबाजी फिलहाल नजर आई है? देखिए, बकरीद से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नमाज को लेकर के आया बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक प्राइवेट कार्यक्रम में शिरकत करते हुए संबोधन में अपने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पर नमाज नहीं होती। कोई मुझसे पूछता है कि क्या उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज होती है, तो
तो मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। जिसको भी नमाज पढ़नी है, जो उनका धार्मिक स्थल है, वहां पर जाकर के पढ़े। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो यातायात को प्रभावित करे या कानून को तोड़े। बरेली की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बरेली में कुछ लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है, ये बात उनको समझ में आ गई है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज है। जहां एक और सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि केवल नमाज को लेकर के ही मुख्यमंत्री का बयान सामने आता है, जबकि अन्य धर्म के भी कार्यक्रम सड़कों पर होते हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री कभी कुछ नहीं कहते। तो वहीं दूसरी ओर कई लोग इस बात को सही भी मान रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से सड़कों को घेर करके धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं, नमाज इत्यादि पढ़ी जाती है, वो पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पुनीत। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, मिलेंगे फिर ब्रेक के बाद। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा और रोग दबा, देख लो। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहां दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद HNN न्यूज पर। सीधा जुड़ेंगे लाइव। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। इससे पूर्व इस यात्रा के जो पूर्ववर्ती चरण हैं, उनमें आपने देखा कि इस समय देश के सामने और सारे विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा संकट की है। तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यूएई की यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से यह करार किया है कि भारत का जो रणनीतिक तेल भंडार है, यानी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, उसमें 30 मिलियन बैरल अर्थात 3 करोड़ बैरल की वृद्धि करेगा। इससे भारत का रणनीतिक तेल भंडार 70% अधिक हो जाएगा, अर्थात हमारी तेल संबंधी ऊर्जा की सुरक्षा और अधिक उपयुक्त और प्रभावी हो जाएगी। इसके साथ ही यूएई की कंपनी ने भारत में भी $5 बिलियन के निवेश की भी घोषणा की है। अर्थात इस प्रकार से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा भारत के अंदर आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा।
कई बार कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यूएई के दौरे पर ही क्यों जाना था, तो मैं अपने स्वघोषित विदेशी मामलों के विद्वान विपक्षियों के द्वारा, जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, सर्वाधिक विदेश भ्रमण वही लोग करते हैं और विवरण कभी नहीं देते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि संयुक्त अरब अमीरात ने अपने को ओपेक से अलग कर लिया है, तो इस कारण से वो अब अपने स्तर से स्वतंत्र रूप से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के बारे में वह निर्णय ले सकता है। यानी एक प्रकार से अब हम द्विपक्षीय स्तर पर यूएई के साथ बेहतर बात करके अपने ऊर्जा संकट का समाधान करने की स्थिति में हो सकते हैं। दूसरी बात, वहां से आने वाले मार्ग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, अर्थात वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं और संभावित घटनाएं यदि वैसा ही मोड़ लेती हैं जैसे आसन्न संकट दिखाई पड़ रहा है, तो उस समय यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ एक दूसरा विषय जो भारत की दूसरी एक रणनीतिक आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण होता है, आज इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप में हम सभी प्रयोग करते हैं और आपने देखा है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों में भी जो टग ऑफ वॉर हुआ, उसमें कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल और चिप का अत्यंत महत्वपूर्ण। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी वासियों से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मेट्रो, बस और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से न सिर्फ देश के संसाधनों की बचत होगी, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बेहतर सुविधाएं देने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम ने आगे कहा कि मेट्रो से यात्रा करने वाले लोगों का बहुत शुक्रिया। सभी के सहयोग से विकसित दिल्ली और विकसित भारत का सपना साकार होगा। हम सरकार की सभी नागरिकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब लोग जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ना केवल ये देश के लिए ईंधन की बचत करेगा, बल्कि हमारे इस दिल्ली शहर के लिए तो ये बेहद ही ज़रूरी है। हमारी दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए, यदि हम सब लोग थोड़ा अपनी दिनचर्या में इस चीज़ को डालना शुरू करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, बसेस का इस्तेमाल करें। हम सरकार की ओर से पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा। आज हमने मेट्रो मंडे के नाते जो कॉल दी थी पूरी दिल्ली को, मैं, मेरे साथ में मेरे सभी साथी, मंत्री, विधायक, हमारे अधिकारी, सभी लोगों ने कोशिश करी है कि आज का दिन हम मेट्रो से ट्रैवल करें या कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के इस्तेमाल ज़रूर हम करें। तो आज इसीलिए हम यहाँ मेट्रो से पहुँचे हैं और मैं देख रही हूँ कि दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने आज का दिन मेट्रो के माध्यम से ट्रैवल करने का निश्चय किया है। मेरी ओर से सबको बहुत धन्यवाद। मिल करके दिल्ली को और बेहतर करेंगे। विकसित भारत, विकसित दिल्ली। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए HNN के साथ। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अरे पेट सफा और रोग दबा, एक जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नव निर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा
तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे।